बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 11 का पार्ट 2 हम शुरू कर रहे हैं। जो एसएलओज़ कल बाकी रह गए थे वो आज हम कवर करेंगे। ये मैं याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि ये 10th ग्रेड की बुक है, बल्कि उसके एसएलओज़ हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से। जो एसएलओज़ उन्होंने दिए हुए हैं उसको हम देख रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स के। जी, शुरू करते हैं। तो एसएलओ इज़ एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। तो सबसे फर्स्ट एसएलओ है एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो हमने पिछली वीडियो में इवेपोरेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि इवेपोरेशन सिंपली विद टाइम जो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो फ्रॉम द सरफेस लीव कर देते हैं। मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स लीव फ्रॉम सरफेस। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास एक कूलिंग इफेक्ट होता है जो इवेपोरेशन के थ्रू होता है। तो फॉर एग्जांपल मानते हैं कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसके अंदर ये हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं। अब जैसे हमने बात की, ये पार्टिकल्स अपनी रैंडम मोशन में होंगे, रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो कहीं से आहिस्ता कहीं से विद टाइम किसी पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो एस्केप कर सके हवा में, तो वो एस्केप कर जाएगा। उसको वो एनर्जी मिल सकती है नेबरिंग पार्टिकल्स के टकराने से, या उसको एनर्जी मिल सकती है कहीं इर्द गिर्द हीट से। तो हो सकता है यहाँ पर कोई गर्म चीज़ इसके साथ रखी जाए, उससे उन पार्टिकल्स को वो एनर्जी मिल जाए, ऑल्दो अभी बॉइलिंग पॉइंट ना आया हो। तो ऐसे केस में आपका जो पार्टिकल है वो कंटेनर को लीव कर जाएगा, लेकिन जब वो लीव करके जाएगा कंटेनर को, तो वो कहीं से कुछ एक्स्ट्रा हीट को लेकर जाएगा। हो सकता है वो नीचे पार्टिकल से लेकर जा रहा है या वो कहीं सराउंडिंग से लेकर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर जा रहा है। तो जब वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर जाएगा, तो पीछे जो एवरेज एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से पीछे रहने वाली चीज़ थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा हाथ है और उसके ऊपर हमें गर्मियों में पसीना आए, तो विद टाइम पसीना हमारे हाथ से हीट लेकर अभी बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आता, लेकिन वो हमारे हाथ से हीट लेकर पार्टिकल्स जो हैं वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं और फिर वो इवेपोरेट कर जाते हैं। लेकिन जब वो इवेपोरेट करते हैं तो वो जो एनर्जी लेकर जाते हैं वो हमारे हाथ के अंदर से लेकर जाते हैं, तो इससे हमारा हाथ, हमारा जिस्म ठंडा होता है। तो इसको कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन कहा जाता है। अब हो सकता है वो किसी बाहर वाली चीज़ से ना लें, वो उसी लिक्विड से वो एनर्जी ले लें, तो वो ओवरऑल वो लिक्विड ठंडी हो जाएगी। तो वो जिधर से भी जो जाने वाले पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लेंगे, उस चीज़ को वो ठंडा कर जाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि कैसे स्वेट हमारे हाथ को या हमारे जिस्म को ठंडा करता है। ओके, नेक्स्ट। Okay, the next SLOEs describe the use of cooling caused by evaporation in the refrigeration process without using harmful CFCs. तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की बात की जा रही है। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू रेफ्रिजरेटर्स में किसी भी चीज़ को ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पर इवेपोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक आम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें, तो हमारे पास वो कुछ साइकिल वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हो सकता है यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ है जिसे हमने ठंडा करना है। तो ये कुछ खाना है जिसको हमने ठंडा करना है। इसके पास से एक पाइप गुजारा जाएगा और इस पाइप के अंदर से अ, एक लिक्विड गुजारा जाएगा। जब वो लिक्विड यहाँ से गुजरेगा, तो वो इधर से हीट ले लेगा और इवेपोरेट कर जाएगा, और अगेन वो इस खाने को ठंडा कर देगा। वही जो हमने कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में बात की, और इस तरीके से रेफ्रिजरेशन प्रोसेस काम करेगा। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपके पास सबसे पहले इसके अंदर पुराने ज़माने में CFCs यूज़ की जाती थी, जिनको अब यूज़ नहीं किया जाता। जो यहाँ पर कूलेंट था, जो चीज़ इवेपोरेट करती थी, वो पहले CFCs होते थे, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन अब चूँकि वो हार्मफुल हैं, तो अब HFCs यूज़ की जाती हैं, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इनलेट होगा, और उसके अंदर थ्रू दैट इनलेट
अब हमने करना ये है कि अगर हमें यहाँ पर अपनी चीज़ को इवेपोरेट कराना है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि वो चीज़ एक लिक्विड हो, क्योंकि इवेपोरेट लिक्विड ही होगा। और दूसरा ये कि उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी लो हो, क्योंकि लो प्रेशर वाली चीज़ आसानी से इवेपोरेट करती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेंशन वाल्व होता है, इसको एक थ्रॉटलिंग डिवाइस भी कहा जाता है। एक्सपेंशन वाल्व, और इसकी शर्त यह है कि ये सिर्फ तब काम करेगा जब इसको जो चीज़ फीड की जाए वो हाई प्रेशर हो। तो सबसे पहले हम लोग हाई प्रेशर और मॉडरेट टेम्परेचर का जो है एक कूलेंट लेंगे, एक गैस लेंगे। गैस कूलेंट, गैस हमारी कूलेंट होगी। हम लोग एक हाई प्रेशर लिक्विड लेंगे एज अ कूलेंट, और उसको हम लोग इस एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू गुजारेंगे। ये हमारा कूलेंट होगा, एक HFC होगा। जब ये इस एक्सपेंशन वाल्व से गुजरेगा और जब ये इधर पहुंचेगा, तो इसका एक तो प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन प्रेशर कम होने के साथ काफ़ी लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो जाएगा। हमारे पास एक लिक्विड वेपर मिक्सचर बन जाएगा। इसके अंदर लिक्विड भी मौजूद होगा और आधा वेपर भी मौजूद होगा। तो ये एक ऐसी स्टेज पर होगा कि इसको हल्की सी भी हीट मिली तो जो थोड़ा बहुत लिक्विड बचा है वो तमाम का तमाम भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे जो हमारे पास कूलेंट है उसका टेम्परेचर में इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हीट होगी वो फेस चेंज के लिए इस्तेमाल होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी इस्तेमाल नहीं होगी। अब जब ये मिक्सचर यहाँ से गुजरेगा तो जो थोड़ी बहुत लिक्विड बची है वो यहाँ से हीट लेगी और इवेपोरेट कर जाएंगी, और इसकी वजह से हमारे पास जो खाना है वो ठंडा हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जब बचा कुचा कूलेंट यहाँ पहुँचेगा, तो ये लो प्रेशर और इसके साथ साथ लो टेम्परेचर, क्योंकि इसका यहाँ पर भी ये लो टेम्परेचर ही था, लेकिन इसका टेम्परेचर इधर से कोई इतना बड़ा नहीं, लेकिन अब ये तमाम का तमाम एक गैस है। अब हम चाहते हैं कि ये साइकिल रिपीट हो, लेकिन इस साइकिल को रिपीट करने के लिए हमें फीड इन करना है एक हाई प्रेशर लिक्विड, ये इसकी शर्त है। तो यहाँ पर हमारे पास आगे एक कंप्रेसर यूज़ होगा ताकि ये साइकिल रिपीट करती रहे, हम एक ही कूलेंट फॉर एवर यूज़ कर सकें। और ये कंप्रेसर इसके पार्टिकल्स को करीब लाकर इस गैस का प्रेशर हाई कर देगा। तो ये अब एक हाई प्रेशर, लेकिन मसला ये है कि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी पार्टिकल्स करीब आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में ये चीज़ तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर हमें इसको वापस लाना है तो हम इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं चाहते, फिर ये इतना इफेक्टिवली यहाँ इवेपोरेट नहीं कर पाएगा, और हम चाहते भी इसको लिक्विड में है। तो हम मज़ीद इसको पास करते हैं आगे मज़ीद एक पाइप से, जो कि थोड़ा सा इस तरह से होगा ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके। हीट एक्सचेंजर इसको कहेंगे। हीट एक्सचेंजर जो कि पीछे लगा होगा रेफ्रिजरेटर के, इसको हम लोग इवेपोरेटर कहते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ इवेपोरेट कर रही थी। इसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं। अब हमारे पास हमारा कूलेंट जब इधर से गुजरेगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द हीट जो है वो गिव अप कर देगा, और इसके साथ साथ वो मोस्ट ऑफ जो गैस है वो कंडेंस भी हो जाएगी और इनटू लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब वो इधर वापस पहुंचेगा तो उसका प्रेशर तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन उसका टेम्परेचर कम हो चुका होगा और वो एक लिक्विड में तब्दील हो चुका होगा, और इस तरीके से ये रेफ्रिजरेशन साइकिल फॉर एवर काम करते रहेगा। लेकिन इसका मेन आइडिया ये है कि एक कूलेंट को पास करके, लिक्विड कूलेंट को पास करके इस खाने के करीब से इसको इवेपोरेट कराया जाए, और इस प्रोसेस में हम अपने खाने से या अपनी जो भी चीज़ है उससे हीट को रिमूव करें और उस चीज़ को ठंडा करें। नेक्स्ट। जी, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से साद उस्मान जो हैं इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं इन चीज़ों को। अब इस चैप्टर का लास्ट एसएलओ है। इसके बाद जो 3 फर्दर एसएलओज़ हैं वो फॉर्मेटिव हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, यानी कि एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट आप उनको पढ़िए, लेकिन चूँकि हम ये जो सेशन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे एसएलओज़ जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। तो उस हिसाब से ये लास्ट एसएलओ है। The last SLO is explain latent heat as the energy required to change the state of a substance and explain it in terms of particle behavior and the forces between particles.
तो यह SLO हमारे पास लेटेंट हीट के बारे में है। अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन इस SLO में भी लिखी हुई है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो कल हमने स्टेट चेंज जो सब्सटेंस की थी उसके नाम पढ़े थे, 6 हमने नाम पढ़े थे। बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कॉन्डेंसेशन, सब्लिमेशन और डेपोजिशन। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है सॉलिड टू लिक्विड और फिर गैस, अगर हम लोग इस में जाएं सॉलिड से गैस में, तो हमारे पास जो भी सब्सटेंस है उसको हीट एब्जॉर्ब करनी होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल में थोड़ा दूर जाना है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। इस तरफ अगर हम जाएं उल्टा, तो उसको हीट रिलीज़ करनी होगी या एनर्जी रिलीज़ करनी होगी। तो जब एक चीज़ एक स्टेट चेंज करेगी, गैस से लिक्विड में जाएगी या लिक्विड से गैस में आएगी, लिक्विड से सॉलिड में जाएगी या सॉलिड से लिक्विड में आएगी, और हम लोग सब्लिमेशन और डेपोजिशन को यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो सिंपल हैं वो ये 4 हैं। तो हमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जो हीट एब्जॉर्ब होगी या जो हीट रिलीज़ होगी, तो गैस से लिक्विड में जाने के लिए जो हीट रिलीज़ होगी या लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी, उसको हम लोग लेटेंट हीट कहेंगे। वो एनर्जी जो स्टेट चेंज के लिए हमें चाहिए। हम लोग इसको एक हीटिंग कर्व से भी समझ सकते हैं। तो हमने कल एक हीटिंग कर्व बनाई थी कि अगर हमारे पास आइस है और हम उसको हीट करें, तो पहले एक सॉलिड थी, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक लिक्विड में और फिर वो बदल गई एक गैस में। तो ये थी हमारे पास मेल्टिंग और ये थी हमारे पास बॉइलिंग टाइम और टेम्परेचर के साथ। तो इधर हमारे पास विद टाइम हम हीट तो देते जा रहे हैं, इधर जो हमें हीट देने की ज़रूरत है या हीट एब्जॉर्ब जो ये सब्सटेंस कर रहा है, इसको हम लोग लेटेंट हीट कहेंगे। जो लेटेंट हीट सॉलिड से लिक्विड के दरमियान होगी, इधर एब्जॉर्ब हो या रिलीज़ हो, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी भी सब्सटेंस के लिए। और जो हीट रिलीज़ हो या एब्जॉर्ब हो फ्रॉम लिक्विड टू गैस के दरमियान, तो इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट इतनी ही सिंपल है, जूल्स में होगी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब या कितनी हीट रिलीज़ होगी। इसके साथ स्पेसिफिक लेटेंट हीट को भी समझ लेना चाहिए। तो वैसे लेटेंट हीट है किसी भी सब्सटेंस की चेंज, यानी कि स्टेट चेंज के लिए जो हीट चाहिए वो हर सब्सटेंस की मिकदार के साथ वैरी करेंगे। अगर किसी सब्सटेंस की 2 kg की चीज़ है, उसके लिए लेटेंट हीट कम होगी, 3 kg के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा सब्सटेंस है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ओनली फॉर 1 kg सब्सटेंस होगी। ओनली फॉर 1 kg अगर हम उस सब्सटेंस का लें, तो उसके लिए जितनी लेटेंट हीट चाहिए होगी उसको हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहेंगे। तो बाद में हमें कभी भी लेटेंट हीट निकालनी है, अगर हम उस लेटेंट हीट को क्यू कहें और हमने उसको कभी भी निकालना है किसी सब्सटेंस के लिए, तो हमें बस उसकी वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट चाहिए LS, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके मास के साथ, तो हमारे पास वो जो उसकी ओरिजिनल लेटेंट हीट है वो हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा SLO था लेटेंट हीट के बारे में, जो कि सिंपली वो एनर्जी है जो एक स्टेट चेंज में रिक्वायर्ड होगी। थैंक यू। इसके साथ ही ये लेटेंट हीट के बारे में थोड़ी सी मैं बात मज़ीद ऐड कर देता हूँ। यानी कि लेटेंट हीट का मतलब ये है कि हीट जो अब्जॉर्ब हो और टेम्परेचर ना बढ़े, सिंपल इज़ दैट। तो चूँकि स्टेट चेंज में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता, हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है, तो उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। एनीवेज़, ये बड़े अच्छे तरीके से चैप्टर आज क्लोज़ हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसकी एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।